जो ठीक लगे वो अपने हिसाब से कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस वे में करेंगे जो मैंने आपको बताया। पहले नंबर डालेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे, फिर आंसर को चेक करेंगे, फिर उस पर टिक लगाएंगे जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। गलत होने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, वापस से थ्योरी पर जाएंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद देखेंगे कि ये टॉपिक आपसे छूट गया था, ये पॉइंट आपसे छूट गया था, उस पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो उसमें आप किस तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, या वर्क 2 वर्क 3 की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी रहता है। उससे आपकी तैयारी ये पता चल जाती है कि जो आप पढ़ रहे हो या जो आपने पहले पढ़ा था आपको वो कितना याद है, या आप उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 1 वीक पूरा हो गया इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आप एक बार इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। जैसे जब भी हम कोई MCQs लगाते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं या आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कोई भी बुक है, MCQ की बुक है, तो उसको आपने एज अ मॉक टेस्ट लिया। सपोज़ उसके 100 से 150 क्वेश्चन, क्योंकि इतने तो आपको हर टेस्ट में मिलेंगे ही। अगर बहुत सारी बुक्स में मिसलिनियस भी रहते हैं, तो अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मिसलिनियस वाली बुक को प्रेफर कीजिएगा। हर बार मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आपको खुद का एनालिसिस करना है, हर चैप्टर के बाद एनालिसिस करना है, तो चैप्टर वाइज MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है या जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है वो आपके कितने काम आ रही है। लेकिन जब आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं और किसी बुक को प्रेफर करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें मिसलिनियस कीजिए। यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये इस तरीके से आपको पहले अपने नंबरिंग करनी है, फिर उसके बाद जो भी आपके सही है, फिर जो आपको इस तरीके से नंबर देने हैं। ये देखिए, अब इससे 2 फायदे हो जाएंगे। क्या? एक तो आप जो आपके नंबर हैं वो आपको पता चलते जाएंगे कि आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि जैसे DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो 120 मिनट है और 200 क्वेश्चन है, तो अब आप स्पीड खुद समझ सकते हैं। देखिए, स्पीड लगती है कि हमारी काफ़ी ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप वो भी तो देखो ना कि एंजाइटी हो जाती है या एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिस वजह से चाहते हुए भी चीज़ें नहीं आ पाती। तो चाहते हुए भी चीज़ें अगर नहीं आ पा रही हैं, मतलब हम अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और रिजल्ट ही देखता है ना, वो आपको ये थोड़ी ना देखेगा कि आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी, आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ते थे और आपने अच्छा रिस्पांस नहीं किया वहाँ, तो आपका तो केवल रिस्पांस रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने के बाद चैप्टर वाइज MCQs को प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आपको लगे कि हाँ अब आप इसमें अच्छा कर पा रहे हैं, तो किसी भी बुक को, बस ऑथेंटिक बुक हो, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो, थोड़ी बहुत गलती हर किताब में हो सकती है, चलता है इतना, लेकिन ये नहीं कि हर 10वें क्वेश्चन पे गलती आ रही हो। तो आपको कोई भी ऑथेंटिक बुक जो आपको ठीक लगे, या किसी भी टीचर ने आपको सजेस्ट की हो, या आपको जो ठीक लगे वो अपने हिसाब से कोई भी एक बुक ले लीजिए। उससे आप MCQs की प्रैक्टिस इस वे में करेंगे जो मैंने आपको बताया। पहले नंबर डालेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे, फिर आंसर को चेक करेंगे, फिर उस पर टिक लगाएंगे जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। गलत होने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, वापस से थ्योरी पर जाएंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद देखेंगे कि ये टॉपिक आपसे छूट गया था, ये पॉइंट आपसे छूट गया था, उस पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। इतना काम आपको करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। अगर आप 1 वीक इसमें देते हैं तो आपको ये प्रोसेस खुद से अच्छी लगने लगेगी। टाइम कंज्यूम भी होगा, उसके बाद
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए, क्योंकि आपको इस तरीके से नंबर डालने तो टाइम कंज्यूमिंग तो लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। उसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि अब जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन है। तो अब आप OMR फिल तो नहीं कर सकते ना। CTET के लिए आप OMR फिल कीजिए, इस तरीके से आप OMR ले आइए मार्केट में जो भी मिल रही है अगर आपके आसपास। तो अदरवाइज ऑनलाइन OMR फिल नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से ये ज़रूर एक बार फॉलो करना, आपको अच्छा लगेगा। और जो मैंने बताया वो किस तरीके से रिवाइज करना है मैं एक बार फिर से समअप कर देती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी थ्योरी पढ़ ली बुक से, कोई भी ऑथेंटिक बुक से थ्योरी पढ़ने के बाद आपने चैप्टर वाइज MCQs की बुक लेकर उससे प्रैक्टिस कर ली। वहाँ पर जो कोई भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे थे आप वापस अपनी थ्योरी वाली बुक पर आए, वहाँ पर आपने उसको टिक कर लिया। अगर नहीं दिया है तो चीज़ों को एड ऑन कर लिया आइदर बुक और इन योर नोट्स। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से उसे करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप मिसलिनियस बुक पर आए, जैसे आपने 5-6 चैप्टर कर लिए, 7-8 चैप्टर जो भी आपने कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मिसलिनियस बुक लेंगे। मिसलिनियस बुक में आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी चीज़ें आपकी सही होती जाएंगी, अच्छी बात है, नहीं हो रही तो स्टार अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें वो वहाँ उस MCQ वाली बुक में करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी वापस इसी में आ जाएंगे थ्योरी पर। थ्योरी में जो भी पॉइंट्स आपसे छूट गए थे जो कि बुक में दिए हैं लेकिन फिर भी आपसे किसी कारणवश छूट गए, क्योंकि होता है हम सारे पॉइंट्स नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप उसको वहाँ अंडरलाइन करेंगे और अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। इस तरीके से आपके विदिन 15 डेज में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए टेक्निक यूज़ करके देखिए। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।